गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज मैंने सोचा कि आपकी जो वीडियो है वो दून यूनिवर्सिटी में ही क्यों ना बनाई जाए। थोड़ा एकेडमिक्स की फील भी आएगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप यूनिवर्सिटी से दूर हैं और यूनिवर्सिटी को याद कर रहे हैं। आज ताकि आप यूनिवर्सिटी को मिस ना करें तो मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है जो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं पुरानी वीडियो के साथ, वो रिसर्च मेथडोलॉजी पे ही है, रिपोर्ट राइटिंग पे ही है। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको एक रिसर्च मेथडोलॉजी लिखते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें हम प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ सैम्पलिंग तक पहुंच चुके थे। हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ सैम्पलिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट अब जो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि जो चैप्टर 1 एंड 2 है जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में से आपने कुछ रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं। अब नेक्स्ट आपको ये देखना है कि जो उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपने रिसर्च गैप्स निकाले हैं, क्या होते हैं रिसर्च गैप्स, कि पिछली जितनी भी पास्ट रिसर्च हुई है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको अभी भी अनआइडेंटिफाइड कहा जा रहा है, विच मीन्स कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो अनकवर्ड है, जिस पे अभी स्कोप है कि हम फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। उसके लिए अब हमें क्या करना है कि अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी में वो रिसर्च गैप्स भी मेंशन करने हैं कि past studies which you have covered, now from those studies what have you observed and what have you identified as the research gaps. You can basically for one basic master's dissertation 4 research gaps or 5 research gaps would be sufficient. आप लगभग 25 से 30 पेपर्स पढ़ते हैं या 25 से 30 बुक्स पढ़ते हैं लिटरेचर में, और उसमें से लगभग आपके 5 रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं जो कि सिमिलर थीम पर होंगे। ना थीम्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन दिस विल बी अगेन अनदर वीडियो विच आई विल बी कमिंग अप सून, विच मैं बहुत जल्दी ही उस पर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये भी मैं मेंशन करूंगी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरीके से किया जाता है। बट क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को बता रखा था कि कैसे करना है, तो मैं अब उस पर आती हूँ कि उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से जो आपने रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई किए थे वो आपको मेंशन करने हैं अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी में। और एक बार अगर आप ये मेंशन कर चुके होते हैं तो उसके बाद आपको क्या देखना है कि आप अब अपनी स्टडी में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी क्या रखेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी यहाँ पर वो होने चाहिए जो आपकी पर्टिकुलर खुद की स्टडी होगी, उसमें आप क्या करना चाहते हैं। Definitely it has to be in sync, which means जो रिसर्च गैप्स आपने पुरानी स्टडीज़ में से आइडेंटिफाई करे हैं और अब जिस स्टडी को आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फर्स्ट रिसर्च गैप है उसी से आपका जो फर्स्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो आइडेंटिफाई होता है, और ऐसे ही हम आगे भी परस्यू करते हैं। With second research gap you have an objective 2, with third research gap you have an objective 3 and so on. PhD के लिए ये थोड़ा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं रिसर्च गैप से जब हम ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं तो अल्टीमेटली हम उसको या तो हाइपोथेसिस कहते हैं और या फिर हम कहते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। तो उन ऑब्जेक्टिव्स से हमारी जो अपनी स्टडी होती है उसमें हम ये मेंशन करते हैं कि अब हम इस स्टडी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाइपोथेसिस इज अगेन अ बिग पार्ट. I will not discuss in detail in this presentation, but once you have given that what your research objectives are from your research gaps, now the next thing is that you will be writing that what are your research questions. Now from your research questions or your hypothesis, now दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है, अगर तो आप एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करने वाले हैं जिसमें आप कुछ क्वांटिटेटिव टेस्ट लगाने वाले हैं तो वो हाइपोथेसिस होंगे, लेकिन अगर आप कुछ थेरेटिकल या डिस्क्रिप्टिव टाइप की स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें आप रिसर्च क्वेश्चंस मेंशन करेंगे। रिसर्च क्वेश्चन अगर मैं सिंपल आम भाषा में समझाऊं तो इट एक्चुअली मीन्स दैट व्हाट विल बी द क्वेश्चंस ऑफ योर स्टडी। यू विल बी एक्चुअली कंडक्टिंग योर रिसर्च बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। एंड इसके बाद जो हम उसमें मेंशन करते हैं वो ये भी मेंशन करते हैं कि जब हम अपनी स्टडी करेंगे तो हम उसमें से एक्सपेक्ट क्या करें, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड आउटकम from your research, and also that what will be the time frame for your research. Like for example, for our masters students, dissertation students जो अभी MA के बच्चे हैं जो dissertation कर रहे हैं, उन लोगों का time frame basically 6 months होता है, और जो हमारे MPhil के स्टूडेंट्स होते हैं उनका वो 2 years होता है, 2 to 3 years, जिसमें से कोर्स वर्क भी एक जो 6 महीने का कोर्स वर्क होता है वो भी इंक्लूडेड है।
और जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 to 5 years. नाउ फर्दर डिपेंड्स कि वो एक्सटेंशन ले सकते हैं अप टिल 7 years इफ़ दे आर women स्टूडेंट्स और women scholars. अल्टीमेटली आपको इस चैप्टर में या इस टॉपिक में लास्ट में ये भी मेंशन करना है कि आपके इस पूरे रिसर्च में जो आपकी खुद की पर्सनल रिसर्च है उसमें लिमिटेशंस क्या रही. नाउ लिमिटेशंस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू राइट दोज लिमिटेशंस विच हैव बीन मेंशन्ड बाय योर पास्ट रिसर्चर्स. आपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पढ़ा है वो लिमिटेशंस नहीं है आपकी. आपकी लिमिटेशंस ये हैं कि आपने अपनी स्टडी में क्या लिमिटेशंस का सामना किया. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, सो हमारी जो डिसर्टेशन की जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो स्टार्ट हुई थी लगभग 6 महीने पहले. सो अक्टूबर नवंबर में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन सा टॉपिक करेंगे और उसके बाद हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं. एंड जनवरी जब हमारा जो इवेंट सेशन है जब स्टार्ट होता है तो हम लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट किया भी. नाउ जो लिमिटेशन आई वो क्या आई, हर बच्चे ने शायद उस टाइम प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी आपने डेटा सोर्स मेंशन किया होगा या जो सोचा होगा, प्रॉब्लम ये आई कि जब मार्च आया तो अर्ली मार्च में ही हमें पैंडमिक्स के बारे में पता चल गया, कोविड-19, जिसकी वजह से हम कहीं भी पर्सनली जाकर विज़िट नहीं कर पाए. तो जितने मेरे स्टूडेंट्स थे या जितने हमारे सबके स्टूडेंट्स थे जो हमारे आसपास जितनी भी फैकल्टी है, या आई थिंक नॉट ओनली दून यूनिवर्सिटी, इट विल बी समथिंग, इट्स अ कॉमन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी. सो जिसने भी इस टाइम पे रिसर्च कंटिन्यू करी होगी, जिन्होंने भी ये सोचा था कि वो फील्ड विज़िट पे जाएंगे, वो फील्ड्स एक्सप्लोर करेंगे, वो लोगों से मिलेंगे एंड उन लोगों से मिलकर वो रिसर्च क्वेश्चंस जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चनर बनाया था उसके थ्रू वो उनसे आंसर्स लेंगे, उसकी रिस्पॉन्सेज लेंगे, तो वो तो हुआ ही नहीं. वाई? बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक we have to change our methodology, but this is something which is called as a challenge. आपको अपने जो challenges जो आते हैं आपको वो face करने हैं और आपको अपनी strategies को mold करना है, change करना है as per the need of the hour. This is something that everybody has to understand. So accordingly हुआ क्या कि जो बच्चे हमारे साथ बैठ के उस टाइम पे, बिकॉज आई रिमेंबर दैट मार्च में मैं मेरे अंडर जो डिसर्टेशन कर रहे हैं उन बच्चों को मैं ऑलरेडी क्वेश्चनर बनवा चुकी थी और उन लोगों ने उसके प्रिंट्स भी निकाल लिए थे और वो शायद जाते जल्दी, पर इसी दौरान में ऐसा हुआ कि कोविड आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी थी एंड इसलिए कोई भी कहीं नहीं जा सकता था. इट वाज अ लॉकडाउन पीरियड. सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद माय स्टूडेंट्स एंड आई हैव गाइडेड देम दैट ट्रांसफ़र योर क्वेश्चंस इनटू अ गूगल फॉर्म. ना जो क्वेश्चंस हमने वर्बली लिखे थे, मतलब वर्बली डिस्कस किए थे या उसके बाद मैनुअली लिखे थे, चाहे वो एक्सेल पे लिखे हों, चाहे वो वर्ड फाइल में लिखे हों, जिसमें भी लिखे हों, अब उनको हमने क्या किया, अब हमने उनको गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. आपके पास बहुत सारे आजकल ऑप्शंस रहते हैं कि कैसे आप ये ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं. सो गूगल फॉर्म इज़ वन ऑफ देम, रिसर्च मॉन्की इज़ अनदर एंड वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स. आप ये सब गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके लिए. तो इस दौरान हमने उस क्वेश्चनर को जो है वो कन्वर्ट किया एंड देन इंस्टेड ऑफ द फील्ड सर्वे वी डिड द ऑनलाइन सर्वे. सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन. सो आई होप ये सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो और ये सेशन आपको आपके रिसर्च मेथडोलॉजी वाले पार्ट में थोड़ा हेल्प कर पाए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने जो दोस्त हैं, जो और स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.